एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो तो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में इसमें क्या काम करेंगे। अब हम जो कह रहे थे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ना, वो तो वही है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका कुछ और होगा, सिंपली ऐड नहीं होता जो अलजेब्रिक सम करते हो। तो बस वही अब निकालना है हमको, तो सब कुछ वही लिखना है कि वेक्टर ए वेक्टर बी सब कुछ वैसे ही। तो देखो थोड़े अच्छे से इसको करना पड़ेगा। ये वेक्टर ए है और इसको ऐड करना है, ओ हाँ ये वेक्टर बी है, ठीक। तो इसका रिजल्टेंट ये जाएगा वेक्टर आर, और ये क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको ओ मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, ठीक है। अब देखो क्या काम करोगे, इसको मुझे ना और इधर झुकाना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर ऐसे खींचेंगे तो थोड़ा कम दिखेगा आप लोगों को ना। रुको हमको ये है P। अब देखो तो ये वेक्टर एडिशन है, तो यहाँ पे लेट वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ए और पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, ठीक। एंड रिजल्टेंट ओ आर ओ क्यू वेक्टर इज वेक्टर आर रिजल्टेंट और विच इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमको ये तो निकला था, अब सोच रहे हो क्यों ये करवा, अब इनकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, आखिर मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा। अभी तो डायरेक्शन पता चला है, तो क्या काम करेंगे, मान लेते हैं जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ बीटा एंगल बनाया है, क्या मान लेते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ बीटा एंगल। कभी कभी पूछ लेता है कि आखिर रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी के साथ या ए या बी के साथ कितना एंगल बना रहा, तो एंगल भी पूछता है, तो वो भी डिराइव करवाऊंगा। और अब देखो उसके बाद अभी तो ये वेक्टर रैंडम है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा ना। और ध्यान रखना दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है ना वो उनके टेल के बीच में, यहाँ तो हेड है और टेल है, तो हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं लेते, टेल के बीच में। तो क्या काम करेंगे, इस वेक्टर को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, इस वेक्टर को हम आगे बढ़ा देंगे, कहाँ तक, ऐसे बढ़ा दी, और इसको खींच देंगे परपेंडिकुलर, ये है, तो ये परपेंडिकुलर, और इसको आगे तक बढ़ाए पी क्यू, आर भी है, इसको एन मान लेते हैं, क्या एन, ठीक। आगे इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि अब डायरेक्शन तो इस वेक्टर का यही होगा, लेकिन अब एंगल जो ये आया ना, और यही एंगल किसके बीच है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच। अगर पूछा जाए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल कौन है, तो आप ये नहीं बताओगे, ये बताओगे, मतलब दोनों के टेल के बीच में एंगल। बात समझ में आया। तो अगर पूछा जाए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो यहाँ क्या लो, एंड ये भी मान लो लेट एंगल, ये क्या है क्यू पी एन, क्यू पी एन, ये क्या है थीटा, किसकी किसके बीच एंगल, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच, ठीक। अब हमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, देखते हैं। अच्छा इसके पहले वो फार्मूला लगाओ। अब ये वेक्टर हमको क्या निकालना है, हमको क्यू एन और ओ पी निकालना है। तो देखो क्यू एन की फार्मूला, यहाँ पे हम एक बार कॉस थीटा एक बार साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे इस वाले ट्राइंगल में। तो इन ट्रायंगल किस में, पी क्यू एन, साइन थीटा बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या है क्यू एन और बेस क्या है पी क्यू, तो आ जाएगा क्यू एन अपान पी क्यू। तो पी क्यू का इधर डिवाइड, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा आ जाएगा, बोलो। और पी क्यू को किससे डिनोट किया है, वेक्टर बी से, तो इसको लिख सकते हैं बी साइन थीटा। अभी केवल मैग्नीट्यूड लिखा हूँ बस, बी साइन थीटा। ये आ गया ओ एन, क्या आ गया ओ एन। और ऐसे ही इसमें कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, ये क्यू एन की वैल्यू आ गई, क्यू एन की वैल्यू क्या आ गई, बी साइन
थीटा यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है। ठीक, अच्छा अब यहाँ कॉस थीटा लगाओ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो पी एन अपान क्यू एन और क्यू पी क्यू। ठीक, तो फिर क्यू इधर पी क्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, और पी क्यू क्या है, बी है, तो ये आ जाएगा बी कॉस थीटा। इसका मतलब पी एन की जो वैल्यू इसकी आ गई वो आ गई बी कॉस थीटा। बात समझ में आ? अब देखो एक ट्रायंगल ओ एन क्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक ट्रायंगल ओ एन क्यू बन रहा है ना, तो ओ एन क्यू ट्रायंगल में देखो लगा दो पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक, तो आ जाएगा इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, तो क्या आएगा देखो, ओ पी ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस की स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, क्यू एन का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ क्या आएगा, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू क्या है, आर है ना, ओ क्यू क्या है, आर, तो ये आ जाएगा आर का स्क्वायर, वेक्टर आर का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा ओ एन, और ओ एन क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, क्या है, अरे ओ एन क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और क्यू एन को, क्यू एन तो ये है, ये क्या है, बी साइन थीटा, तो इसको लिख दो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आया, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, चलो कोशिश करते हैं आ जाए। अब देखो तो ये है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ फार्मूला लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर, अभी हम सबका मैग्नीट्यूड लिए हैं, डायरेक्शन तो पता चल गया है, हम मैग्नीट्यूड केवल लिए हैं बस। तो ए स्क्वायर और यहाँ आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, और यहाँ आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी कॉमन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो मिल जाएगा यहाँ पे हमको ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन करेंगे, बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे कॉस थीटा ये है, अच्छा ये क्यों हुआ इसको भी लिख दो क्योंकि पता नहीं किसी को। यहाँ से देखो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन कर लिया, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ क्यों कहाँ लिख दूँ, अरे रहते हैं समझ ही नहीं पाएंगे ये कहाँ से आया। ठीक, तो ये आर स्क्वायर है, इधर जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ये आ गया क्या, मैग्नीट्यूड दे देगा। समझ में आया, डायरेक्शन, हाँ थीटा की वैल्यू दिया रहेगा, दोनों के बीच में एंगल दिया रहेगा। ठीक, तो ये रहा मैग्नीट्यूड। अच्छा इसके बाद और क्या पूछता है, मैग्नीट्यूड तो आपको इस फार्मूला से याद यूज लगा दोगे। डायरेक्शन अब अगर पूछेगा कि रिजल्टेंट आखिर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है वो निकालना है, मतलब बीटा निकालना है। ठीक, तो चलते हैं उसके लिए कैलकुलेट करते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग। नोट कर लो तब आगे चलते हैं। ओह ठीक है, रहने दो, ये सब ठीक है, डिनोट किया हमने। अब हमको क्या दिखाना है, अब हमको दिखाना है tan बीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम tan के फॉर्म में ही निकालते हैं ज़्यादातर। हाँ नहीं बीटा है तो हम डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन मतलब किसी फॉर्म में साइन थीटा कॉस थीटा इसके फॉर्म में लाएंगे ना, तो जब भी डायरेक्शन निकाला जाता है tan के फॉर्म में लिया जाता है, क्योंकि tan परपेंडिकुलर अपान ये होता है। तो tan बीटा लगाओ, tan बीटा फार्मूला, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर क्यू एन है अपान बेस ओ एन है, और क्यू एन की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा अपान ओ एन क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस
अब यही वाला फार्मूला याद करो, इसके पहले हम बोल दिए थे कि चलो हम प्रूफ कराएंगे आगे वेक्टर में, जब हम वो बताए थे रिलेटिव वेलोसिटी मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी में वहाँ निकलवाए थे कि नहीं tan बीटा की वैल्यू, देखोगे तो वहाँ डायरेक्ट मैंने फार्मूला केवल लगवा दिया था और ये प्रूफ बताया था कि यहाँ करवाऊँ, तो ये है इसका प्रूफ। तो ये आ गया tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। हाँ याद आ गया, और जहाँ पे बी वाला रहेगा वहाँ पे बी हो जाएगा, सॉरी ए कॉस हो जाएगा। और हाँ मतलब कि देखो, ये देखो ऐसे याद करो, ये बीटा किसके बीच एंगल बना है, ए के साथ। जब ए के साथ एंगल बनाएगा तो यहाँ बी रखोगे, और जब बी के साथ बनाएगा यहाँ ए रखोगे, और इसको भी आपस में एक्सचेंज कर दोगे। तो अगर ये तो बी ए के साथ एंगल बनाए तो यहाँ बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी। अगर बी के साथ एंगल पूछता तो यहाँ लिखोगे ए साइन थीटा अपान बी प्लस ए कॉस थीटा। बात समझ में आया? ये हो गया कंप्लीट फार्मूला। अब क्या है इसमें, क्वेश्चंस हैं, ओनली क्वेश्चंस। अच्छा इसको वो देख लो कि अगर राइट एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू, थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, तो क्या होगा, केवल स्पेशल केस है बस, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90। अच्छा थीटा 90 रखोगे, यहाँ देखो थीटा 90 रखोगे तो क्या मिलेगा, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो cos 90 क्या होता है 0, तो यहाँ आ जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सीधा r की वैल्यू लिख दो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, अब जब भी दो वेक्टर दिए रहे और दोनों 90 डिग्री पे हों, दोनों परपेंडिकुलर हों, तो उनका रिजल्टेंट उनके हाइपोटेनियस के लॉन्ग होगा। जब भी दो वेक्टर दिए हैं और उन दोनों वेक्टर, वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हाइपोटेनियस के लॉन्ग होगा, वो ये फार्मूला बताता है। अच्छा ये एंगल कितना होगा, tan बीटा कितना होगा, यहाँ cos 90 रखो, cos 90 0, sin 90 1, तो ये 1 बन गया, ये 0, तो b बाई ए बचा, तो यहाँ केवल b बाई ए हो जाएगा। ठीक, ये देखो अब ब्लू और ब्लैक दोनों चलने लगा ब्लू और ब्लैक इसमें दोनों है। ठीक, ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 90। अच्छा और कैसे हो सकता है, दोनों वेक्टर पैरेलल भी तो हो सकते हैं, तो वो वाला केस भी मैं लिखवा दे रहा हूँ, है ना, वो वाला केस कहाँ लिखवाऊँ, जगह बहुत कम है यार, यहाँ कर दे रहा हूँ। इस फार्मूले का यूज है ना, इसलिए इसको नहीं हटाया। चलो देखो, तो दूसरा केस हो सकता है इफ़, सेकंड केस यहाँ लिख दे रहा हूँ, इफ़ ब्लैक ब्लू दोनों का मिक्सचर है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों पैरेलल हों, तो दोनों पैरेलल होगा तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, cos 0 1 हो जाएगा 2ab, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे जब दोनों पैरेलल हो, ये थीटा 0, ये थीटा 0 का मतलब बी भी इधर की इधर, दोनों पैरेलल, इसका मतलब वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, तो इस केस में क्या होगा, cos 0 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, ए प्लस बी का, बदमाश बोल रहा हूँ, थीटा 0 cos 0 1 होता है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर अंडर रूट के बाहर है। हाँ समझते ही नहीं एक बार में, ए प्लस बी हो गया। देखिए यहाँ पे पैरेलल होगा तो आप सिंपली अलजेब्रिक सम कर सकते हो, कब, जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। ठीक, अच्छा इस केस में, हाँ इस केस में बीटा क्या होगा, बीटा बोलो, अरे यहाँ 0 रखो ना इसमें, इसीलिए फार्मूला छोड़ा, cos 0 1 और sin 0 0, 0 बाई कुछ भी हो 0, तो बीटा 0, सिंपल सी बात है। ऐसे देखो ये वेक्टर भी ऐसे है, और तो ये रिजल्टेंट भी तो यहीं से गिर जाएगा ना, तो ये बीटा 0 हो जाएगा सीधा सीधा, तो बीटा क्या आ जाएगा 0। ठीक, एक और चीज़ बचा, जब दोनों अपोजिट हों, तो उसको मैं करवा दे रहा हूँ, उसको कहाँ करवाऊँ, यहाँ करवा दे रहा हूँ। चलो इतना जगह है, इतने में हो जाएगा। थर्ड, इफ थीटा 180 है, क्या हो, थीटा 180 मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट, मतलब वेक्टर बी ए का डायरेक्शन इधर है, वेक्टर बी इधर हो, मतलब यहाँ से वेक्टर बी हो, तो क्या होगा थीटा 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होता है -1, cos 180 की वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ, cos 180 की वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे -1 आएगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
कॉस -1 -2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट के बाहर a माइनस बी। हाँ, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू a माइनस बी। ध्यान रखना जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन रहे तो सिंपली हम घटा देंगे, ठीक, ये आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू कितने आएगी बताओ। यहाँ पे 180 cos 180 -1 और cos sin 180 0, तब भी दोनों के बीच में एंगल 0 ही रहेगा, तो बीटा भी क्या आएगा 0। हो गया सारा प्रूफ। अब इसमें केवल क्वेश्चन क्या करूँ, अगले क्लास से करवाऊँ? एक करवा दीजिए। चलो आज करवा दे रहा हूँ एक, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्टॉप किए हो? चलो कर लो क्वेश्चन।